हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में लगातार आते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो आइए हम आज अपने क्लास की ओर चलते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? कक्षा 10 का साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? ए, जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, सी, जल के लवण का विलेय होना, और डी, बर्फ के गलन पर जल का बनना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, क्या, द्रवित पेट्रोलियम का दहन होना। क्या? द्रवित पेट्रोलियम का दहन होना, गैस का दहन होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं? ए, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, बी, वायु का द्रवीकरण, सी, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, और डी है चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं? विकल्प उत्तर नंबर सी में होते हैं। किसमें? विकल्प सी में होते हैं। विकल्प सी क्या है? उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करने पर रासायनिक अपक्रिया होती है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करिएगा, परीक्षा में ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अपक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है 1:1, 4:1, 1:2, 2:1। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी। विकल्प डी है। कौन सा? 2:1। कितना? 2:1। क्वेश्चन नंबर 4, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? क्या? फिर से पढ़ लेते हैं। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हीलियम अथवा नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाई अथवा हीलियम गैस, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस। कौन सा? हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस। आगे अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर बार आता है, और ये क्वेश्चन भी अब किया आएगा। जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं। समझाइए क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। ये हमको समझाना है। क्या? जिंक तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ अपक्रिया पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं करता। तो आइए इसे समझते हैं। आइए देखते हैं। तो ये हो इसका उस सही उत्तर होगा धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। क्या? धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। अतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है जबकि कॉपर नहीं। यही कारण है कि जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और कॉपर नहीं करता है। तो आशा करते हैं आप लोग सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन ऊष्माशोषी और कौन से ऊष्माक्षेपी प्रकृति के हैं? निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन ऊष्माशोषी और कौन से ऊष्माक्षेपी प्रकृति के हैं? फेरस सल्फेट का अपघटन, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में विलीन होना, अमोनियम क्लोराइड का जल में विलीय होना। तो आइए देखते हैं कौन से ऊष्माशोषी प्रकृति के हैं और कौन से ऊष्माक्षेपी।
तो विकल्प बी तथा सी ऊष्मा छेपी हैं क्योंकि इन परिवर्तनों में ऊष्मा मुक्त होती है। कौन से? बी और सी। ये कौन से हैं? ऊष्मा छेपी हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। और ए तथा डी ऊष्मा शोषी हैं क्योंकि परिवर्तनों में ऊष्मा अवशोषित होती है। ए तथा डी ऊष्मा शोषी हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अगला है जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? ये क्वेश्चन भी हर वक्त हर एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, इसे आप लोग ज़रूर याद करिएगा। तो जुगनू में एक प्रोटीन होता है जिसका एक एंजाइम की उपस्थिति में वायव ऑक्सीकरण होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है, अतः जुगनू रात में इसी कारण चमकते हैं। इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, पौधे पर लटकते हुए अंगूरों का किण्वन नहीं होता है परंतु पौधे से तोड़ने के बाद उन्हें किण्वित किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में अंगूरों का किण्वन होता है? यह एक भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन, ये भी बताना है। तो अंगूर जब पौधे पर लगे होते हैं तो जीवित होते हैं, अतः उनका प्रतिरक्षक तंत्र किण्वन को रोकता है। तोड़े हुए अंगूरों में रोगाणु पनप सकते हैं तथा अवायवीय परिस्थितियों में वे किण्वित हो जाते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसको इसी तरह आप लोग याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में लिख देना, आपको पूरा पक्का एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में भंडारित क्यों किया जाता है? गहरे रंग की बोतल में भंडारित क्यों किया जाता है? तो देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उद्भासन पर सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अपक्रिया के अनुसार अपघटित हो सकता है। 2AgCl और ये मिला के बनता है 2Ag + Cl2, अतः इसी कारण इसे गहरे रंग की बोतलों में भंडारित किया जाता है। ऐसे ही आप लोग एग्ज़ाम में लिख देना। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 के, जो बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक? तो आइए देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर संख्या में होते हैं। क्या? बराबर संख्या में होते हैं। क्या होते हैं? बराबर संख्या में होते हैं। ये देखिए, ये जैसे भी आपने देखा ना, ये देखिए 2AgCl, तो ये 2Ag हो गया और Cl भी 2 हो गया, तो ये दोनों तरफ क्या है? बराबर, परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो यही यहाँ पर ये कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या में बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, आशा करते हैं आप सभी जानते होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ने ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या? द्रव्यमान ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए एक रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समझ गए? अच्छा, आइए फिर से देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए एक रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, किसकी कील को? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ये सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं हर बार। तो आइए इसे देखते हैं कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा
जो कॉपर सल्फेट की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और लोहे का सल्फेट बनता है, जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। समझ गए होंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? आइए देखते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। उसे इस होने वाले क्षय से बचने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता और लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक सुरक्षित रहती हैं। तो इसीलिए संक्षारण में हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं, जिससे संक्षारण के कारण लोहे की वस्तुओं का क्षय ना हो। अगला क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्या है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो आइए देखते हैं। तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अपक्रिया नहीं करती है, इसलिए तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा एकदम से, ताकि पेपर में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। अभी इसकी बात हो रही थी ऊपर, तो आइए हम पहले देखते हैं संक्षारण। क्या देखते हैं? संक्षारण। तो संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब कि जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल या नमी, मतलब जहाँ पर पानी पड़ता है, उसके संपर्क में आती है, तो उससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का आना और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। अब देखते हैं विकृत गंधिता। क्या? विकृत गंधिता। तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है कि यह पदार्थ में महक ना आए। विकृत कोई भी, जब कोई खाने की वस्तु अगर किसी भी वस्तु में महक आने लगती है, तो जान जाइए कि उसमें विकृत गंधिता हो गया है और वह वस्तु अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 को आसानी से कैसे समझें। तो आइए इसे देखते हैं शुरू से, आसानी से कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले आपको परिवर्तनों जैसे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तनों को समझना है, जिससे आपको रासायनिक अपक्रियाओं और रासायनिक समीकरणों को समझने में आसानी मिलेगी। इसके बाद रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकारों को समझना जरूरी है। ध्यान रहे कि जब भी आप 10वीं कक्षा विज्ञान के अध्याय 1 को पढ़ें या समझने का प्रयास करें, सब कुछ क्रम से होना चाहिए, जैसा कि अध्याय में दिया हुआ है। यदि आप अध्याय को पढ़ते समय क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे और जल्दबाजी करेंगे, तो यह अध्याय आपको कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। इसीलिए एक क्रम से अध्याय को पढ़ें। विद्यार्थी को चाहिए कि वह हर बात, जैसे कि अपक्रियाओं, समीकरणों और अपक्रियाओं के प्रकारों के अधिक से अधिक उदाहरणों के साथ समझे और अपने मस्तिष्क में यह बात बिठा ले कि विस्तृत अध्ययन ही उसे सरलता से सर्वोत्तम परिणामों तक पहुंचा सकता है। और देखते हैं कक्षा 10 पे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के उदाहरण के साथ, यानी क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए या दोनों में अंतर बताइए। इसके बाद रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार तथा उदाहरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रेडॉक्स अपक्रिया एवं उनके उदाहरण,
आदि पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक रासायनिक समीकरण के उदाहरणों का अध्ययन करने से सभी प्रकार के प्रश्नों के सही उत्तर देने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं कक्षा 10 अध्याय 1 में कठिन प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक अलग अलग कठिनाई हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से अध्याय में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कठिन प्रतीत हो सकता है, चूँकि अक्सर विद्यार्थी एक प्रकार की जल्दी में रहते हैं और यही जल्दबाजी उनके लिए अध्याय में कठिनाई बन जाती है। समीकरण को संतुलन करना क्रमवार से होना चाहिए, जैसा कि अध्याय में दिया हुआ है। पहले उन तत्वों की अणु संख्या को संतुलित करना होगा जिनकी संख्या अधिक हो। इसके पश्चात अतिरिक्त तत्वों पर आना होगा और अतः संपूर्ण अध्याय के सही तरीके से किए गए अध्ययन द्वारा पूरे अध्याय सरल हो जाएगा। कठिनाई वास्तविकता में ज्ञान और प्रयासों की कमी है, जिसे पढ़कर प्रयास करके ठीक किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 में 90% से अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं आपको किस प्रकार से पढ़ना है। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 में अच्छे अंक लाने के लिए सर्वोत्तम तरीका यह है कि विभिन्न अभिक्रियाओं के साथ साथ उनके उदाहरण के रूप में अलग अलग प्रकार के रासायनिक समीकरणों को तैयार कर लिया जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अभिक्रिया के लिए कम से कम 4 से 5 उदाहरण तैयार रखें। ऐसा करने से इस बात की पूरी संभावना है कि जब भी कोई उदाहरण परीक्षा के प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जाए तो आप उसे तुरंत पहचान जाएं, क्योंकि आपने प्रत्येक अपक्रिया के लिए कम से कम 5 उदाहरण तो पढ़े ही हैं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों के नाम याद रखें। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट को ही CuSO4 कहा जाता है। यदि आपने सभी प्रकार की रासायनिक तत्वों के नाम इसी प्रकार के कंठस्थ कर लिए, तब निसंदेह आपको 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण सॉल्व करने की कोशिश करें। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, बिल्कुल मुफ्त।